बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद शरीफ केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के बाद मजीद सवालात सामने आए हैं, इबाम सामने आए हैं। एक सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि अरशद शरीफ को बहुत सी गोलियां लगी, लेकिन एक गोली जो उनकी पीठ में लगी उसका माखिज जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, वो साबित करने में, जानने में नाकाम रही है कि वो गोली कैसे लगी। उनका ख्याल ये है, फैक्ट फाइंडिंग टीम का ख्याल ये है कि ये गोली खड़ी गाड़ी के अंदर मारी गई, क्योंकि गोली के साथ जो बहुत सारे निशानात होते हैं वो नहीं पाए गए। आखिर मामला क्या था? इसके अलावा और भी बहुत सारे मामलात हैं। V8 के ऊपर वकार अहमद कहता है कि कीनिया के अंदर फायरिंग नहीं की जाती, वहां पर भी इसको VIP या स्टेटस का सिंबल समझा जाता है। जो गाड़ी चोरी हुई थी, जिस गाड़ी की कंप्लेन की बुनियाद पर पुलिस उस रास्ते पर पहुंची थी, जिस गाड़ी की बुनियाद पर पुलिस ने फायरिंग करना थी या पुलिस ने गाड़ी का रास्ता रोकना था, वो मर्सिडीज की SUV थी। लेकिन V8 बिल्कुल मुख्तलिफ गाड़ी होती है। आखिर उस गाड़ी को रोकने के लिए कोई और काम क्यों नहीं किया गया? बराह रास्त फायरिंग क्यों की गई? इसके अलावा एक सवाल और भी उठता है कि एक पुलिस एहलकार का, कीनिया की एक पुलिस एहलकार का हाथ जख्मी होता है, लेकिन रिपोर्ट इस बात को बताने से कासिर है कि वो गोली कैसे चली, क्योंकि खुर्रम अहमद का बयान यह है कि उसने तो गुज़िश्ता 2 साल से कोई असलाह इस्तेमाल नहीं किया। V8 के अंदर, अरशद शरीफ की V8 के अंदर भी ऐसा कोई असलाह मौजूद नहीं था। इसके अलावा एक बहुत अहम बात है, इस मामले के ऊपर भी सियासत की गई। फैसल वाडा ने भी सियासत की, मुराद सईद ने भी सियासत की, और भी बहुत सारे लोगों ने जो बयानात दिए, चाहे फिर वो बरतानिया का तस्नीम हैदरी क्यों ना हो, क्योंकि किसी ने भी बयानात के बाद सबूत फैक्ट फाइंडिंग टीम को फराहम नहीं किया। ये साबित करने में नाकाम रहे कि जो इल्जामात उन्होंने लगाए थे, आखिर उसके पीछे माखिज क्या था, उसके पीछे सबूत क्या था। बहरहाल जो कुछ भी होता रहा, जो कुछ भी होगा, आगे भी होगा, GIT बनेगी, अदालत में केस चलेगा, लेकिन एक पाकिस्तान का बहादुर सहाफ़ी अपनी जान से गया। उसकी जान की कोई कीमत होगी क्या? उसको कभी इंसाफ मिल सकेगा? ये सवाल आज भी हमारे ज़हनों के अंदर हथौड़े बरसा रहा है। प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। जाहिद गुशकोरी साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मामला पूछेंगे क्योंकि उन्होंने बड़ी तहकीक की इस रिपोर्ट के ऊपर भी, अरशद शरीफ के पूरे केस के ऊपर भी। इसके अलावा AH खानजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, बहुत तवील अरसे तक कराची में क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे, और इनसे बात करने का मकसद यही है कि वो तमाम वाक़यात और मामलात जो गोली चलने से लेकर अरशद शरीफ साहब की शहादत तक है, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, वो किस हद तक दुरुस्त है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर महमूद साहब, उनसे बहुत सारे मामलात पूछेंगे, सवालात पूछेंगे कि अगर किसी फ़ौज के किसी फ़र्द पे इल्ज़ाम लगता है तो वो किस तरीके से तहकीकात में पेश हो सकता है, और इस तरह का मामला कि जिसके अंदर फ़ौज के ऊपर ब्लाइंडली कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आप ही से शुरू करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, उसने जो अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, उसने जो तहकीक के बाद जो रिजल्ट दिया है, उसमें कुछ चीजें उन्होंने बताई हैं। उसमें एक चीज ये भी है कि उनको शुबा है कि वकार अहमद जो होस्ट थे अरशद शरीफ के कीनिया के अंदर, उनका जो है वो कोई राब्ता था कीनिया की इंटेलिजेंस से, और उन्होंने बहुत सारे मामला जो है वो उनके साथ किए, और ये भी शुबा है कि इनका कोई इंटरनेशनल एजेंसियों से राब्ता होगा। तो अगर आप सारे केस को देखें, फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए मामलात को अगर हम अखज़ करें, तो आपको लगता है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के अंदर इंटरनेशनल कुव्वतें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से ये केस हुआ है किसी और जगह के ऊपर और इतने दीदा दिलेरी से, तो बेशक इसमें अंदर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें इन्वॉल्व होंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इस तरीके से कोई केस मैंने सुना नहीं है कि इस तरह का हुआ है, और टोटली डार्क में अभी तक है। और वो ये रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि ये आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा प्रोमिनेंट, और कीनिया के जो जितनी भी एजेंसीज है उनको अच्छी तरह जानता है, और इनका भी उनके साथ अच्छे तरीके से रवाबित है। वरना मेरे ख्याल में अभी तक तो केस में कोई प्रोग्रेस ऐसे सच हुई नहीं है। लेकिन 2 आदमी जो उसके होस्ट हैं और एक और आदमी जो तारिक वसी के नाम से हैं, आपका मेहमान था, आप इनको लेके जा रहे थे, कैसे ये गोलियों का निशाना बने, या ये पहले से गोली का निशाना बने थे और उनको किसी और जगह कैरी कर रहे थे और पूरे स्टोरी को वो बिल्डअप कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़े क्रिमिनल लगते हैं।
और मेरे ख्याल में चूँकि इनका ताल्लुक कराची से है और कुछ अर्सा पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी MQM की कि कोई उनका स्क्वाड लगता है। बहर सूरत अभी ये चीज़ें आगे जाके पता लगेंगी। अच्छा शाह साहब, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, इदारों के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, तो इस सारे को इंटरनेशनल साजिश से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि एक वाकया हुआ उसकी बुनियाद पर इदारों को और फौज को घसीटने का एक मामला होगा? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग तो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और मेरे ख्याल में उनका डेफिनेटली पर्पस एक यही होगा कि आर्म फोर्सेस के इमेज को टार्निश किया जाए। वरना इतना यानी उसको सजेशंस भी मिली थी बड़े पॉइंटेडली कि आप इधर सेफ नहीं हैं। हालांकि जो वो कर रहे थे इसी तरीके से कई और लोग जो है उनसे ज़्यादा कुछ कर रहे थे, वो तो बाहर नहीं भागे और ना कोई ज़रूरत है कि वो भाग जाए। पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं है कि जी इसी तरीके से आपने देखा होगा एक शहबाज गिल साहब है जो ओपनली फ़ौज में उसने मुनाफरत और डिवीज़न की बात की टीवी के ऊपर, तो वो तो नहीं भागे कहीं, अभी वो बाहर ही हैं और मेरे ख्याल में इस तरह के हालात पाकिस्तान में नहीं है। इनको पर्टिकुलरली गोड किया गया कि आप बाहर जाए, आप यहाँ सेफ नहीं हैं, आप वहाँ पर चले जाए, वहाँ से भी आगे उनको कहा वो कीनिया चले जाए। मेरे ख्याल में कीनिया जैसे मुल्क में कैसे कोई समझता है कि वो सेफ होगा। हर सूरत ये सारी चीज़ें हम तो साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और यहाँ तक कि CTD का जो लेटर था उस लेटर के हवाले से वजाहत भी नहीं दी गई फैक्ट फाइंडिंग टीम को जब उन्होंने उनको बुलाने की कोशिश की। जाहिद गशकोरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीकात और तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से एक बड़ा नाम है। गशकोरी साहब, आपने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अगर देखी हो 80-90 पेजेस तो है कि जो रिपोर्ट है और बाकी जो 400-500 पेजेस हैं उसके अंदर मुख्तलिफ लेटर्स लगे हुए हैं, तस्वीर लगी हुई है। कुछ ऐसा था कि जो आपको चौंका देने वाला हो, जो इससे पहले आपको मालूम ना हो या जिसकी बुनियाद पर आपकी राय किसी सूरत तब्दील हुई हो? मेरी नज़र में तो तकरीबन सारी रिपोर्ट ही ऐसी है जिसमें सारे जो हकायक बताए गए हैं वो चौंका देने वाले हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों का पता था लेकिन इस रिपोर्ट में भी नई नई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें पूरी जो कत्ल की तहकीकात हो रही हैं उससे नई लाइन ऑफ डायरेक्शन मिल सकती हैं। कत्ल का अहाता कार जो है वो बहुत बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तहकीक तलब हैं। एक तो ये तय हो गया है ऑलमोस्ट कि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कत्ल था, टारगेट मतलब कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं था। और दूसरा जो वकार और खुर्रम या वकार की जो अहलिया है उसका रोल सामने आया है मुबैना तौर पर, वो बड़ा अहम है। फिर जो FIR में या आप स्टेटमेंट पढ़े मुख्तलिफ वहाँ पर लोगों के रिपोर्ट का हिस्सा हैं, आपको पता चलता है कि कौन किस तरीके से अरशद शरीफ के साथ जो 9 अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ और 23 अक्टूबर तक जारी रहा, कैसे कहाँ कहाँ वो किस सूरत हाल में गुजर रहे थे। बड़ी मुश्किल तरीन हालत थी जिसका अंजाम ये निकला है, क्योंकि जब वो केनिया में थे बहुत परेशान थे। केनिया में जिस हालात में वो UAE से गए थे वो भी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो CID के एहलकार का बताया है कि वो वहाँ पर आकर मिले थे मिलीनियम होटल दुबई में अरशद शरीफ को, और उसी रात ही वो इतने परेशान थे कि उनको रातों रात अर्ली इन द मॉर्निंग 10 अगस्त को केनिया के जैसे मुल्क में जाना पड़ा। और फिर केनिया से वो वापस UAE या पाकिस्तान आना चाहते थे, उनको डर था कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा केनिया से। उन्होंने अप्लाई किया वीज़ा केनिया से बैठ के दोबारा UAE का, और UAE की हुकूमत ने 21 अक्टूबर को उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद अगले दिन उनका कत्ल हो जाता है।
तो अच्छा, मुझे गुशखोरी साहब एक चीज और बताइएगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो फाइंडिंग्स हैं उसके अंदर एक नुकता यह भी है कि वकार का इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से या इंटरनेशनल एजेंसियों से और साथ साथ कीनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से भी राब्ता है, लेकिन उसका जो दलील है, जो फाइंडिंग है, उसको सिर्फ वो इस तरह प्रूव करते हैं कि उन्होंने उसका लैपटॉप या उसका जो मोबाइल है वो कीनिया की इंटेलिजेंस के हवाले किया, पुलिस के हवाले करने के बजाय। तो सिर्फ इस दलील की बुनियाद पर आप इस स्टोरी को बाय करते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जाहिर है ये आर्गुमेंट है, क्लेम्स हैं, उनकी फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने दी हैं, लेकिन वहाँ अगर आप लोगों से बात करते हैं, जो परसेप्शन है, जो उनकी रिलेशनशिप है, इससे तो बज़ाहिर लगता है कि वो वेरी वेल कनेक्टेड है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें खुर्रम का, पर्टिकुलरली वकार का, उसमें बाकायदा उसने खुद ही बताया है कि स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसी के वहाँ पर जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ काम कर रहे हैं। इस कत्ल की वजह से उन्होंने बताया कि जी $4.5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो मुझे नहीं मिल सका। उन्होंने और भी बातें बताई हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स और मिलिशिया को ट्रेन करते हैं और वेरी वेल कनेक्टेड हैं। खुद ही उन्होंने बताया कि यहाँ पाकिस्तान में भी, तो ये उनकी तरफ से खुद, अगर आप स्टेटमेंट डिटेल से उनके पढ़ें तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। और जो उनकी मिसेज थी जो कि इटालियन और केनियन ओरिजिन की, मॉरीन, वो भी वेरी वेल कनेक्टेड है, इंटरनेशनल लेवल की वो ट्रेनर है जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को ट्रेन करते हैं। तो वो भी एक बड़ी अहम किरदार है, क्योंकि उन्होंने अरशद शरीफ के बारे में ये बताया कि जी अरशद ने उनको बताया था कि वो पाकिस्तान चंद दिनों तक वापस जाना चाहते हैं। वहाँ पर बोल टीवी के मालिक से उनकी बात होगी, उनने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये बहुत सी इंफॉर्मेशन वो मरीन भी दे रही थी, उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में चीज़ें बताई हैं। यही एक वजह है कि जो 14 नंबर व्हाट्सएप के पाकिस्तान की हुकूमत ने व्हाट्सएप अथॉरिटीज़ को लिखा है कि इनका डेटा प्रोवाइड करें, उनमें अगर आप देखें तो 3 तो यही खुर्रम, वकार और उनकी मिसेज का है, और एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है वहाँ पर, उनका है। बाकी अरशद शरीफ के नंबर हैं, जो कि व्हाट्सएप ने 9 नंबर्स की डिटेल प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान को। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दी उन्होंने जिसको एज एन एविडेंस लिया जा सके, या फिर कोई कत्ल के बारे में बहुत सारी लीड्स मिले इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, गुशखोरी साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे 2-3 बहुत अहम नुकात के ऊपर आपसे जरूर बात करनी है। खाजा साहब, एक सवाल रिपोर्ट के अंदर उठाया गया है, 2-3 दफा उसका तस्करा हुआ है। एक गोली अरशद शरीफ साहब को पीठ पर लगती है कि जो रिब्स को क्रॉस करते हुए निकल जाती है। उस गोली का माखिज जो है वो ट्रेस नहीं हो सका। उस गोली के बारे में कहा जाता है कि जो बाकी फायरिंग पैटर्न है वो लेफ्ट साइड से था, लेकिन वो जो गोली पीछे से पीठ में आके लगी है, गर्दन से कुछ नीचे, वो अपना जो है वो माखिज साबित नहीं कर पा रही कि वो कहां से चली है। बेशक वो पॉइंट ब्लैंक से नहीं है, दूर से लगाई गई है, लेकिन उससे सीट नहीं पटी और बाकी इस तरह के मामलात हैं। मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा कि ये जो फायरिंग पैटर्न को पुलिस एहलकार जांचते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये कितना मुस्तनद होता है? क्या अदालत के अंदर भी ये काबिल कबूल होता है? देखिए जी, मिसाल के तौर पर हम हाइपोथेटिकल बुनियाद पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो बहीमाना, जालिमाना, इसकी मजम्मत तो की जानी चाहिए और की जा रही है, और सहाफ़ियों की तरफ से और हमारी पूरी बरादरी की तरफ से इस पर मजम्मत और तासुफ़ का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन हम इसको एक आइडेंटिकल केस के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको करार वाकई बुनियादों पर डिस्कस करेंगे तो वक़ुआ जो है वो पाकिस्तान का ही नहीं है, वक़ुआ कीनिया का है। हम तमाम तर तहकीकात मुकम्मल भी कर लें तो हम इसका आउटपुट उस तरह हासिल नहीं कर सकते जिस तरह के, यानी इंसाफ की उस हद को नहीं पहुंच सकते कि जिस हद को हम पहुंचना चाहते हैं। हमारी तहकीकात जो है वो जो तहकीकात करने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट तो कर सकती है, मदद तो कर सकती हैं। हम कातिलों और साजिश करने वालों तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन हम इस बात का यकीन हमें नहीं है कि इस कत्ल के जो असल मुल्जिमान हैं, जो मुहर्रिकात हैं, जो असबाब हैं, जो आमिल हैं, उनको उनकी बेखुनी हो जाएगी, इंसाफ होगा और अदालत, क्योंकि वक़ुआ जो है वो कीनिया का है। लेकिन खाजा साहब, सवाल अभी भी अपनी जगह पे है कि जो भी तहकीकात सामने आई है, जो फाइंडिंग है, गोली के हवाले से मुझे स्पेसिफिक बताइएगा, मैंने सिर्फ ब्रेक की तरफ जाना है।
हाँ जी, गोली जो है वो जो जिस तरह की गोली उन्हें लगी है और जिसकी रिपोर्ट पोस्टमार्टम में मौजूद है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हुआ है, उसके मुताबिक तो वो गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से नहीं चली है, दूर से चली है और स्नाइपर शॉट लगता है, यानी दूर मार राइफल का शॉट लगता है। अगर उसका माखज नहीं मिल रहा तो ये एक नए पिंडोरा बॉक्स को खोलने की बात है कि गोली कहाँ से चली, कैसी चली, क्यों चली, और उसका अगर माखज गाड़ी के अंदर दाखिला नहीं मिल रहा, गाड़ी में बदन में दाखिला तो मिलता है लेकिन अगर गाड़ी में दाखिला नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये है कि गोली उसी गाड़ी के अंदर से चलाई गई और जो पॉइंट ब्लैंक फासला कहलाता है उससे हट के चलाई गई। तो ये एक और ये भी तो हो सकता है ना कि गोली मारने के बाद जो है वो रख दिया गया और अरशद शरीफ साहब को सीट के ऊपर बैठा दिया गया हो, क्योंकि गोली का कोई निशान या उसके कोई जरात जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर भी नहीं मिले। कशकोरी साहब, यही सवाल मैं आपके पास भी लाऊंगा, लेकिन खान साहब आप क्या कहते हैं? सर, हम ये समझते हैं कि गोली मारकर किसी को सीट पर नहीं बिठाया जा सकता, बल्कि सीट पर बैठे हुए तो गोली मार सकते हैं। गोली मारने के बाद या तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं उस आदमी को गोली मारने के बाद और सीट पर लाके बिठाएं, तो सीट की जो सूरत हाल है, गाड़ी की जो अंदरूनी सूरत हाल है, वो ऐसी है कि जब उन्हें गोली लगी है वो गाड़ी में मौजूद थे। अब गाड़ी चल रही थी या नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी कि खड़ी हुई थी, इसके असबाब मुहर्रिकात, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इसकी 3 डायमेंशन में तहकीकात हो रही हैं और तीनों लोग जो अपने आप को स्टेक, सबसे पहला तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएट किया गया है जो कीनिया की हुकूमत को कि ये हमारा एक आदमी कत्ल हो गया है। फिर उसके बाद जो आपने सवाल उठाया पहले मरहले में ब्रिगेडियर साहब से कि बैनुल अक़वामी साजिशों की जद में हो सकते हैं, जनाब हो सकते हैं। बाद की सूरत हाल या मैक्रो सिस्टम से माइक्रो सिस्टम की तरफ अगर हम चले तो जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान को इस सारे मामले अच्छा खाजा साहब, मैं ब्रेक लेके दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो बहुत सारे मामला इसी केस से जुड़े हैं, डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कशकोरी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगा, थ्रेट अलर्ट का जवाब क्यों नहीं देती सीटीडी पिशावर की या केपीके की? एक ये फरमाइएगा, दूसरा ये कि आपको लगता है कि 4 नाखून गायब होने का मतलब ये है कि बॉडी पे वाकई तशद्दुद हुआ? देखिए, अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक, या पहले मैं भी रिपोर्ट करता रहा हूँ इस इशू को, मैंने ये स्टैंड लिया था कि अरशद शरीफ पर टॉर्चर नहीं हुआ। जो मेरी फाइंडिंग थी, मैंने डिफरेंट लोगों से बात की थी और इस रिपोर्ट में भी बाकायदा लिखा हुआ है कि ये टॉर्चर के एलिमेंट एस्टेब्लिश नहीं होता इस स्टेज पर। उसकी वजह यह है कि केनियन हुकाम ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि नाखून उन्होंने सैंपल के तौर पर लिए थे, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने केनियन डॉक्टर्स को लिखा था कि आप हमें बता दें कि टोटल काउंट क्या था नेल्स का। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ईमेल का। उसके बाद पाकिस्तानी जो मिशन है वहाँ पर उन्होंने ट्राई किया तो पाकिस्तान को कोई रिस्पांस वहाँ से नहीं मिला, इसलिए उन्होंने बताया कि इसको एस्टेब्लिश करना मुश्किल है। लेकिन इससे 3 दिन पहले आपको याद होगा CNN ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दी थी, उन्होंने भी ये एस्टेब्लिश किया था कि टॉर्चर नहीं हुआ अरशद शरीफ की बॉडी पर, या पहले या बाद में। ये उन्होंने डॉक्टर्स को और डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू करके एस्टेब्लिश किया था। तो एक बज़ाहिर लगता है कि टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन उनका मर्डर हुआ है और ये दूर से गोली नहीं लगी है। मैं अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ जो क्लिनिकल चीज़ों को एज ए रिपोर्टर मैंने समझा है डॉक्टर से बात करके यहाँ और केनिया में, ये बिल्कुल नैरो रेंज से उनको बुलेट्स लगी हैं। पॉइंट वो बात सही है कि बिल्कुल इतनी 1 फुट से 3 फीट के फासले पर पहली एक गोली लगी है उनको, और दूसरी जो है वो 6 से तकरीबन 7 फीट के फासले पर है, जो एग्जैक्ट रेंज है। तो ये एक पॉइंट साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक गोली जिसने जो है वो उनकी जान ले ली हो वो गाड़ी में उनके दाखिले से पहले मारी गई हो, फिर उसके बाद रख दिया गया हो गाड़ी के अंदर और बाकी फिर ये पूरा वकूआ किया गया हो जिसके अंदर बाकी गोलियां आई और लेफ्ट पैटर्न के साथ वो उनके चेहरे के ऊपर भी हिट की और बाकी जगहों पर भी हिट की? आपको लगता है कुछ ऐसा मुमकिन है? देखिए, रिपोर्ट तो यही बता रही है कि जो बैक से साइड से मारी जाती है गोली, निकलती दूसरी साइड से है, तो जो एंगल्स उन्होंने डिटरमिन किए, गाड़ी, सीट और डेड बॉडी अरशद की जो लोकेशन मौजूद थी जहाँ पर वो बैठे हुए थे,
तो वो टैली नहीं कर रहे हैं, और फिर स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, और फिर जो ब्लड के जो ड्रॉप्स हैं या ब्लड की जितनी वो चीजें हैं वो इधर उधर बिल्कुल ही नहीं है एब्सोल्युटली। तो ये एक चीज पॉइंट आउट होती है कि शायद उसको फिर एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है, यानी कि मर्डर से पहले रेजिस्टेंस जो अगर आप हाथ देखें उनके मुड़े हुए हैं तो ये एक बाकायदा लैंग्वेज होती है कि आप जब रेजिस्ट करते हैं तो ये चीज नजर आती है, और इस रिपोर्ट में भी है, और साथ वहाँ पर जो क्लिनिकल उनका वहाँ पाकिस्तान में भी और उधर केनिया में वो किया गया है, उसमें भी ये रेजिस्टेंस शो की गई है अरशद शरीफ की। तो बज़ाहिर लगता है कि शायद ये टारगेटेड चीजें की गई हैं। बिल्कुल ठीक है जाहिद कशकोरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एएच खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत माजरत खा भी हूँ कि आप लोगों से तफसील से बात नहीं हो सकी, लेकिन वक्त महदूद था। इजाज़त दीजिएगा, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आगे चलेंगे तो कुछ पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नून लीग की क़यादत ने हमें बताया था कि नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब इंतखाबात करीब होंगे। आज रना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की सदर मुमलिकत से चौथी पांचवी मुलाकात है। क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या इंतखाबात करीब है, इसके ऊपर तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इससे अहम मामला यह है कि परवेज़ इलाही के बयानात से, उनके इंटरव्यूज से ऐसा महसूस होता है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ इन दोनों के मामलात में कुछ तजाद है। कुछ मामला ऐसा है कि असम्बली एक फर्द तोड़ना चाहता है और परवेज़ इलाही असम्बली बचाना चाहते हैं। मामला आखिर है क्या? फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है वज़ीर आला पंजाब के। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब आखिर मामला क्या है? परवेज़ इलाही साहब के बयानात में एक तजाद नजर आ रहा है। वो ये बयान कर रहे हैं कि मार्च तक असम्बली जा सकती है, मार्च में जो इमरान खान साहब सेहतियाब होंगे, फिर कैंपेन चलाने के लिए अवेलेबल होंगे, उस वक्त असम्बली तोड़ी जाएगी। लेकिन एक तरफ तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि वो असम्बली तोड़ने का परवाना हमें देकर जा चुके हैं। आखिर इसमें हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक बात यह है कि जिस दिन इमरान खान साहब ने तय करना है उसी दिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने समरी साइन करके गवर्नर साहब को भिजवा देनी है। सही बात ये है। लेकिन शुबहात क्यों पैदा हो रहे हैं? इंटरव्यू के अंदर खुद जो है वो परवेज इलाही साहब ने जो बातें की उससे शुबहात पैदा हुए, तो वो जान के पैदा किए जा रहे हैं या हम मीडिया के ऊपर ये इल्जाम आता है कि वो इस तरीके से इसको जो है वो पोर्ट्रे कर रही है? नहीं, बात यह है कि पॉलिटिकल इशू क्योंकि कौम की, आवाम की, पब्लिक की और मीडिया की जनाब अमानत होता है पॉलिटिकल इशू, और इस वजह से जो है वो उस पर मुख्तलिफ किस्म की जनाब क्या सराहियाँ होती हैं, टॉक शोज होते हैं, खबरें लगती हैं, अब तो सोशल मीडिया आया हुआ है, तो वो चीज़ें जनाब वो आगे पीछे बढ़ती बढ़ाती जनाब वो निकल जाती हैं। हकीकत एक है कि जिस दिन इमरान खान साहब ने तय कर लिया उसी दिन पंजाब असम्बली के डिसॉल्व होने की समरी जो है वो गवर्नर हाउस पहुंच जाएगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसी भी सदाएं सुनाई दे रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब दूसरी जानिब से भी राब्ते में हैं। जरदारी साहब के साथ उनकी कोई गुफ्तु शनीद हुई है किसी जरिए से कि जिसमें बात हुई है कि हमजा शहबाज नहीं होंगे, वज़ीर आला कोई और होगा, कोई फार्मूला तय किया जा सकता है, तो क्या ऐसी कोई बात है या ये सिर्फ एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है? सारी बातें हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या होगा अगर ये दोनों असम्बलियां तहलील हो गई तो सिस्टम कैसे चलेगा, निज़ाम कैसे चलेगा। जनाब निज़ाम चलेगा क्योंकि ये जो कुछ होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, ये कोई गैर आइनी नहीं है। आइन के अंदर हर चीज़ जो है वो लिखी हुई है कि अगर असम्बलियां तहलील होती हैं तो उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद इलेक्शन होंगे। इलेक्शन जब होंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक जो है उस पार्टी की हुकूमत होगी। तो इसमें तो सिस्टम तो डिरेल नहीं होता। किसने आपको कह दिया कि इससे सिस्टम डिरेल होगा? सिस्टम तो चलेगा। अब ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तसल्ली से सुनिएगा, बीच में टोकीगा ना मुझे। खान साहब ये जो कुछ करने जा रहे हैं, क्या अपनी जात के लिए करने जा रहे हैं, क्या पार्टी के लिए करने जा रहे हैं, क्या वो अपने खानदान के लिए करने जा रहे हैं? सर, वो इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं। पाकिस्तान डूब चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल स्टेटस डूब चुका है, पाकिस्तान के अंदर कोई माइक्रो और मैक्रो लेवल का इंडिकेटर वो स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के पास 7 अरब डॉलर से कम 6 साढ़े 6 अरब डॉलर के ज़खायर हैं जनाब, मुबादला के जो ऊपर जाने को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन जो 6100 अरब की हम छोड़ के गए वो कहीं नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर आपके एक्सपोर्ट लेवल
आपका जनाब फॉरेन रेमिटेंस, आपकी जो जो चीजें हैं जो हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल में 6% पे जीडीपी ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे, वो 2% से भी नीचे आ गया है। पाकिस्तान चलने को तैयार नहीं है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली। उसको बचाने के लिए हल यही है कि आप फ्री इलेक्शन करवाएं, फ्रेश इलेक्शन करवाएं, फौरी इलेक्शन करवाएं, जिसको पाकिस्तान की अवाम अक्सरियत के साथ अपना वजीर आजम और हुक्मरान मुंतखब करेगी। उसका फर्ज है कि वो इस सारी चीजों से पाकिस्तान को निकाले। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, अपनी जात और खानदान के लिए नहीं कह रहे। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या इक्तिसादी हालात हमारे इस काबिल हैं कि इलेक्शन को फौरी तौर पे बर्दाश्त कर सकें? क्या पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात इस काबिल हैं कि आप इस हाक डार के सारे केसेस माफ कर दें, आप 1150 अरब रुपए के अपने केसेस माफ करवा लें, आप NRO 2 लेके हर करप्ट और बददियानत जो शख्स है जिसके खिलाफ अरबों रुपए लगा के पिछले 4, 5, 6 साल से प्रोसिक्यूशन हो रही है, मेरे और आपके टैक्सों का पैसा लगा के आप उसको नीट एंड क्लीन की किट दे के उसको सियासी वॉशिंग मशीन से निकाल के मोमन मुत्तकी परहेजगार और अल्लाह का वली बना दे। क्या पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात इस बात के मुतकाजी हैं? क्या सुलेमान शहबाज जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के ऊपर केसेस चल रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके ऊपर लग चुके हैं उन केसेस के ऊपर, उसको आप माफी दिलाने के लिए लेकर आए? क्या पाकिस्तान के हालात इस बात के मुतकाजी हैं कि नवाज शरीफ, सुल्तान मफरूर कि जिसने पाकिस्तान की अदालतों को, अदारों को और आवाम को चूना लगा के वो बाहर जनाब वो गया हुआ है, उसको आप नाम नेहाद नेल्सन मंडेला और अपनी तरफ से इमाम खमीनी बना के यहाँ लाने के लिए तैयारी करें? तो कहने का मकसद ये है, केस तो उस्मान बुज़दार साहब का भी खत्म हुआ है ना, वो शराब वाला जो था। और सर उनका लेना देना ही नहीं था। डीजी जनाब एक्साइज की जनाब प्रोगेटिव है, अथॉरिटी है। वजीर आला भी कहती है हम जिम्मेदार थोड़ी है करप्शन के, दीगर लोगों ने करप्शन किया, आप हम पे डाल देते हैं। सर बात यह है कि फिर ये 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल केसेस मेरे और आपके अरबों पे टैक्सों के लगा के, जो आपके IB से लेके, FIA से लेके, पुलिस से लेके, ISI से लेके, MI से लेके, SCCP से लेके, FBR से लेके, हर वफाकी अदारे को इन्वॉल्व करके जो प्रोसिक्यूशन की गई और जो सारी चीजें निकाली गई, वो फयाज चौहान का या इमरान खान का या बनी गाला का या जफार का या PTI के दफ्तर में से तो नहीं नुमाइंदे थे ना उन JITs के अंदर। तो वो सारे के सारे अदारे और उनके सारे के सारे काबिल एतमाद अफसर झूठे थे, निकम्मे थे, नखट्टू थे, नाअहल थे। आप बताएं ना। अच्छा, थोड़ा सा आगे की तरफ आए। इसाक डार साहब की मुलाकातें हो रही हैं सदर मुमलिकत से, तहरीक इंसाफ को किसने राजी किया है कि थोड़े से मुज़ाकरात हो जाएं? भाई हम तो पहले दिन से पिछले 8 महीनों से ये कह रहे हैं कि आप इस बात के ऊपर मुज़ाकरात करें कि नया इलेक्शन, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये तो चौक दरवाजे से आई है, ये तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के आई है, ये तो सिंध हाउस में अरबों रुपए की लेन देन करके घोड़े, खच्चर और गधे और लोटे बना के जनाब लोगों को जनाब यहाँ पे मोटिवेट किया गया। तो इस हुकूमत को तो आप लेजिटिमेट हुकूमत तो नहीं कह सकते। तो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आप खत्म करें, नया इलेक्शन कराएं। अगर इन्हीं को आवाम मुख्तलिफ करती है तो सो बिस्मिल्लाह। इनको अच्छा, मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो फिर असेंबली तोड़ने का ऑप्शन है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो काबीना में तोसी भी हो रही है। तो क्या अरकान नाराज हैं कि जो इस्तीफे नहीं देंगे इसलिए उनको काबीना का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि सवालिया निशान लगे हैं बहुत सारे? सर बात यह है, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चौधरी परवेज लाई साहब ने कंसल्टेशन की कि उनको किसी अदारे की जिम्मेदारी देनी है, वो समझे उन्हें कोई जिम्मेदारी देनी है। खान साहब ये समझे शायद कोई अदारे जो होते हैं मुख्तलिफ सूबाई, उनमें से किसी का कोई हेड बनाना चाहते हैं। उन्होंने ओके किया, वो आगे से पता चला जी वो तो वजारत का हलफ उठा के आगे। तो ये कोई वो इशू नहीं है, इस पर कतन भी ना PTI की क़यादत ना इमरान खान साहब की कोई कंसल्टेशन। अच्छा, इसाक डार साहब की मुलाकातें हो रही हैं सदर मुमलिकत से और साथ मियां नवाज शरीफ की आमद का ऐलान करते हैं राना सनाउल्लाह साहब के शायद वो आ जाए, हमने तैयारी आज से शुरू कर दी है। इन दोनों चीज़ों को मिला के हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन अब करीब है? सर बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की गलतफहमी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नेल्सन मंडेला बन के आएंगे। वो गवाल मंडेला है, गवाल मंडेला रहेंगे और गवाल मंडेला ही उनका स्टेटस है कि वो जनाब बुरा वक्त आता है तो बाहर भाग जाओ, अच्छा वक्त आए तो जनाब पाकिस्तान में आके सियासत करो। ये गवाल मंडेला की निशानी है, ये नेल्सन मंडेला की निशानी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इनकी गलतफहमी है। सियासत के पुलों के नीचे से पिछले 8 महीनों में बहुत पानी बह चुका है। ये इनकी गलतफहमी है कि नवाज शरीफ को वो एक सैंपल के तौर पे एक तब्दीली और जनाब आवाम के जहन चेंज करने के हवाले से उसको कोई पसंद ही नहीं करता। उसकी तो कोई शक्ल देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान की आवाम आ जाए, उसको पता चल जाएगा दाल आटे का भाव, हरा समुंदर, गोभी चुंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी,
इतना इतना पानी जनाब उसको पता चलेगा और नून लीग की सारी क्यादत को भी पता चल जाएगा। शौक से ले आए उस ग्वाल मंडेला को, हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अगर जो है वो नवाज शरीफ साहब आते हैं, बड़े बड़े सियासी जलसे करते हैं, वो कामयाब जलसे हो सकते हैं, ये तो आपका एक सियासी तज्जिया है ना कि वो नाकाम है, लेकिन अगर वो आते हैं और अच्छा एक सियासी शो करने में कामयाब होते हैं, आपको खतरा महसूस होता है पंजाब में कोई अपने लिए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या वजह है? आप सियासी तौर पे कैसे मुस्तरद कर सकते हैं किसी और की मकबूलियत को? आपके सामने पिछले 8 महीनों पे पब्लिक का जनाब जहन, मॉब का जहन आपके सामने है, ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट आपके सामने है, सब कुछ। आप अभी आजाद कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने है। मैं एक सियासी अप्रोच के साथ बात कर रहा हूं, मैं हवाई बात नहीं कर रहा, मैं लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा। मैं जो ग्राउंड रियलिटीज है, पंजाब के अंदर नून लीग को 76 मिलेंगे वोट नहीं मिलेंगे, और नवाज शरीफ अब जनाब वो पीस रहा ही नहीं कि जिसको बेचा जा सके, वो चेहरा और वो शख्सियत ही नहीं रही। लेकिन चौहान साहब जो भी इलेक्शन हुए, जिमनी इलेक्शन कह लें या वो इलेक्शन कह लें जिसमें इमरान खान साहब खुद जो उम्मीदवार थे, उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने वोट लिए और बाकी किसी को एक भी वोट ना मिला हो। अगर इमरान खान साहब ने लाख वोट लिए तो 80,000 वोट आबिद शेर अली ने भी लिए हैं, तो आप तमाम यकसर कैसे मुस्तरद कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून की प्रेजेंस को? तो भाई मैं प्रेजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जीत हार तो एक वोट से भी हो जाती है। जो हमारी सिस्टम है, जो पार्लिमानी जमहूरियत है, उसके अंदर तो एक वोट से भी जो जीत गया वो जीत गया, जो जीता वो उसके अंदर, जो हारा वो बंदर। ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ अब कोई बेचने वाली एटम नहीं रही, वो एटम सॉन्ग है। नवाज शरीफ सिर्फ एक एटम सॉन्ग है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप ये कहेंगे कि जनाब उस एटम सॉन्ग की वजह से पूरी फिल्म चल जाए, आप देखते हैं ना बहुत सी फिल्में फ्लॉप हो जाती है, बीच में एटम सॉन्ग बड़े जबरदस्त होते हैं, और बहुत सी फिल्में हिट हो जाती है जिसमें कोई सॉन्ग प्रॉपर होता ही नहीं। तो एटम सॉन्ग हिट ना कर जाए ना, मैं कहता हूं एटम सॉन्ग जो है वो चौहान साहब ऐसा ना हो ना कि हिट कर जाए फिर आप लोग परेशान हो। वही तो बता रहा हूं, हालात वाकयात, नज़ायर और क्राइम ये बताते हैं, सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं कि जनाब ये फिल्म नून लीग की सियासी फिल्म इस एटम सॉन्ग से नहीं चलने वाली। अच्छा चौहान साहब, आपका तजिया क्या है? कब तक इमरान खान साहब असम्बलियों की तहलील के लिए जो है वो इंतहाई कदम की तरफ जाएंगे? इस महीने के आखिर तक वाकई चले जाएंगे, जनवरी में जाएंगे, या कुछ इंतजार करेंगे? कुछ नेगोशिएशंस ऐसी हो रही हैं कि जिसकी बुनियाद पे हम ये समझ लें कि कुछ तातुल होगा और बायमी अफाम व तफहीम के साथ मामला हल होंगे? एक आखिरी बिल्कुल मुझे इसके ऊपर पॉइंट दीजिएगा। खान साहब इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो MPAs हैं उनके साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। अभी ये कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाएगी 8-10 दिन के अंदर, तो खान साहब फैसला कर लेंगे, और जब फैसला करेंगे उस वक्त सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी इंशाल्लाह। किस हवाले से कंसल्टेशन है? अगले इंतखाबी हिकमत अमली के हवाले से है या असम्बली की तहलील के हवाले से? देखिए बहुत सी चीजें हैं, सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार साहब इनकी आपस में जो है वो एक नेगोशिएशन चल रही है। उस नेगोशिएशन का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए तो वेल एंड गुड, इनको अकल शर्म आ जाती है, ये अपने 2-4 दिन के इक़्तिदार के लिए पूरी पाकिस्तान सियासत और जनाब को दाव पे ना लगाए, तो जनाब चीजें बेहतर हो गई तो ये टाइम पे इलेक्शन करने के लिए तैयार हो गए तो वेल एंड गुड, ना हुए तो फिर ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, कब तक आइंदा इंतखाबात हो सकते हैं, और निगोसिएशंस में जो मामला है वो क्या डिस्कस हो रहा है, तमामी चीज़ों के ऊपर बात हुई। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।